बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त जवाद हसन। तो दोस्तों, आज से हम डेली कोई ना कोई एक नया टॉपिक, कोई ना कोई एक नई डिजीज़, मेडिकल की डिजीज़ या कोई एक मेडिसिन या किसी भी चीज़ के बारे में आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एमआई यानी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन क्या है? इसे आमतौर पे हम जो कि हार्ट अटैक भी कहते हैं। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हार्ट अटैक क्या होता है, एमआई क्या है। कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें किसी भी वजह से हमारे हार्ट के करीब जो कोरोनरी वेन या आर्टरीज होती है उनमें ब्लॉकेज आ जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो ब्लड फ्लो होता है वो रुक जाता है, और उसकी ब्लड फ्लो रुकने की वजह से हमारे दिल तक, हमारे दिमाग तक, हमारे वाइटल ऑर्गन तक ऑक्सीजन की मुकम्मल सप्लाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारा जो है तो दिल सप्लाई बंद कर देता है, दिल में खून की सप्लाई बंद हो जाती है। ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? एमआई यानी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। अब हम आएंगे इसके काजेज़ की तरफ, यानी कि क्या क्या वजूहत हैं, किन वजूहत की बिना पर हमें एमआई हो सकता है। इसमें सबसे पहली चीज़ है, कॉमन चीज़ है जो हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कैसे हो सकता है कि जब हमारा खून गाढ़ा होता है तो खून के गाढ़ा होने की वजह से वो आस्ता आस्ता कहीं ना कहीं किसी भी जगह पे वो थोड़ा सा जम जाएगा या क्लॉट हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हमें एमआई हो सकता है। इसके अलावा हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, यानी हम लोग जो फैट चर्बी वगैरह यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है कि वो फैट या चर्बी जाके वही चीज़ें जमा होकर जाके आपको वो प्लेग बनाएंगी, वो क्लॉट बनाएंगी, उसकी वजह से क्या हो सकता है, एमआई हो सकता है। इसके अलावा ओबेसिटी, मोटापा होगा। इसके अलावा जो है तो डायबिटीज़ यानी शुगर, और लैक ऑफ एक्सरसाइज यानी लैक ऑफ वर्क, आप जब काम छोड़ देते हैं, एक्सरसाइज में कमी आ जाती है, उसकी वजह से भी हो सकता है। सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, अगर पहले से कोई आपको इस तरह की कोई डिजीज़ है उसकी वजह से भी हो सकता है। और उसके अलावा जो है तो इसका एक मेन काज जो है तो इसमें स्मोकिंग भी आती है। स्मोकिंग यानी सिगरेट पीने की वजह से भी आपको एमआई हो सकता है। तो अब देखेंगे हम इसके साइन एंड सिम्टम्स, यानी इसकी अलामात क्या हैं। सबसे मेन और सबसे जो पहला जो इसका जो तो एक साइन है, उसमें क्या आता है कि चेस्ट पेन यानी छाती का दर्द। अगर आपके पास पेशेंट आएगा एमआई का तो आपको पहले बताएगा कि मुझे छाती का दर्द है, और ये पेन शिफ्ट भी, रेफ़र भी हो सकता है किसी भी बॉडी के हिस्से में, लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो हार्ट के बराबर पीछे कमर में भी हो सकता है, और लेफ़्ट बाजू में ज़्यादातर रेफ़र होता है। तो आपको पेशेंट कंप्लेन करेगा, पेन की कंप्लेन करेगा, मुझे चेस्ट पेन हो रहा है और लेफ़्ट साइड पे हो रहा है, और मेरा ये पेन रेफ़र हो रहा है बाजू में। इसके अलावा एसओबी यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है, स्वेटिंग होती है, वीकनेस होती है, वोमिटिंग, नाज़िया होती है। इसके अलावा जो तो एबनॉर्मल पल्स रेट यानी जो नब्ज़ का रेट, जो हार्ट रेट या जिसको हार्ट बीट कहते हैं, वो एबनॉर्मल होगी, और बीपी फ्लक्चुएट करेगा, कभी ऊपर कभी ज़्यादा नीचे हो जाएगा। इसके अलावा पेशेंट आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में फ़ील होगा, यानी पेशेंट जब आपके पास आएगा तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होगा, बहुत ज़्यादा इस तरह फ़ील हो रहा होगा कि वो काँप रहा होगा, उसकी जो तो फेस का जो कलर चेंज आपको फ़ील होगा, पसीना आया होगा उसको, और उसकी सांस खुली हुई होगी, यानी वो कहीं आपको ऐसे फील होगा कि वो कहीं से भागा हुआ सा आया है, इस तरह से फील होगा। अच्छा, अब हम इसके देख लेते हैं डायग्नोसिस, यानी हम अगर हॉस्पिटल की सतह में तो इसको डायग्नोज कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाकई एमआई ही है। इसके लिए एक सबसे बेसिक टेस्ट होता है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसमें हम देख सकते हैं, इसमें जो है एसटी एलिवेशन आएगी, तो इससे हमें आइडिया हो सकता है। इसके अलावा इको वगैरह होती है, जो इसकी फर्दर जो टेस्ट वगैरह होते हैं, उसमें इकोकार्डियोग्राफी होती है, एक्सरे टेस्ट होते हैं, लैब्स में आता है इसके लिए ट्रॉप-टी और जो है CKMB। इन चीज़ों से हमें यानी इसकी डायग्नोज हो सकती है, तशखीस हो सकती है, पता चल सकता है कि ये वाकई एमआई ही है। जब हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये वाकई एमआई है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है या हार्ट अटैक है, तो उसके लिए हमें ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। ट्रीटमेंट इसके लिए क्या होगी? कोई भी ट्रीटमेंट करने के लिए पेशेंट को सबसे पहले उसको आरामदाह हालत में रखना होता है, उसको जो है तो तसल्ली देनी होती है, रीअश्योर करना होता है, उसको तसल्ली देनी होती है, उसको तसल्ली दें, रीअश्योर करें, आरामदाह हालत में लेटाएं, और उसके अलावा ऑक्सीजन सप्लीमेंट दें। और इसके लिए मेडिकल की जो ज़्यादातर जो ट्रीटमेंट यूज़ होती है वो होती है ACS प्रोटोकॉल, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। क्योंकि ये डिजीज़ ही कोरोनरी आर्टरीज़ की है, तो उसकी वजह से इसको एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का नाम दिया गया है, ACS प्रोटोकॉल। इसमें कुछ मेडिसिन को मिला के दिया जाता है, जिनमें एक क्लोपिडोग्रिल यानी लो प्लेट नाम से हमारे पास अक्सर मेडिसिन आती है, क्लोपिडोग्रिल 300 mg ये देते हैं, 300 mg एस्पिरिन देते हैं, और 0.5 mg नाइट्रेट ट्राइग्लिसराइड एनजीसिड नाम से आती है, ये मेडिसिन देते हैं।
इसके अलावा हमने देखना है कि मरीज़ के गिर्द जो है तो हमने ज़्यादा हजूम नहीं बनाना, ताकि उसका ऑक्सीजन लेवल बरकरार हो सके, वापस दोबारा अपनी हालत में आ सके, वो स्टेबल हो सके। हमने पेशेंट के गिर्द हजूम नहीं बनाना, रश नहीं करना है। अब हम देखते हैं प्रिवेंशन यानी एहतियाती तदाबीर। हमें इससे बचने के लिए कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस डिज़ीज़ से हम पहले ही बच जाएँ। डिज़ीज़ लगने के बाद इलाज की बजाय हमें बेहतर यही है कि हम डिज़ीज़ से बच सकें। उसके लिए एहतियातें क्या क्या करनी होंगी, क्योंकि हमने पहले इसकी काजेज़ पढ़ लिए हैं, काजेज़ क्या हैं, तो उन पे हमने वर्क करना होगा हमें। तो उनके लिए क्या होता है, कंट्रोल बीपी, यानी आपने बीपी को कंट्रोल रखना है। आपने डेली बेसिस पे बीपी को चेक करवाते रहें, एक्सरसाइज करें, रेगुलर डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग से अवॉइड करें, और उसके अलावा फैट्स यानी चर्बी वगैरह से, चिकनाहट वाली चीज़ें ज़्यादा, नमकीन चीज़ें ज़्यादा ना यूज़ करें, इनसे मसालेदार चीज़ें इनसे परहेज़ करें। इसके अलावा जो होता है तो डायबिटीज़ यानी शुगर से परहेज़ करें, चीनी वाली या ज़्यादा जो मीठी चीज़ें ना इस्तेमाल करें। इसके अलावा अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करना है, यानी आपने जो तो जिस हालत में पहले हैं, जैसे खदशा आपको कि इससे एमआई हो सकता है, तो उन चीज़ों से आप अवॉइड करें, उससे लाइफ़स्टाइल को अपने को चेंज करें। तो आज का टॉपिक खत्म हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।